हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में। ठीक है, जो कि आपका जियोग्राफी का चैप्टर है। इसका भी वन शॉट प्रिपरेशन ही करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और किस तरीके से हम कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह की फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें, और किस तरह की टेक्नोलॉजी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये है कि आपको ध्यान क्या देना है, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है, जहाँ पे 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंगेज है किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किसमें इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। और एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है, अब ये रीजन क्यों, क्या रीजन है इसका कि प्राइमरी एक्टिविटी, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द फूड है ना, वो हम प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम यहीं पे करते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ कमर्श फार्मिंग होती है ना, एग्रीकल्चर प्राइमरी इसलिए क्योंकि एक तो हमारा वो मतलब फूड हमें कंज्यूम करने को मिल जाता है। दूसरा चीज, वो रॉ मटेरियल के रूप में भी क्या है, अदर इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इस वजह से प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ये ना हो तो रॉ रॉ मटेरियल ना मिले, या फिर हमें कंज्यूम करने के लिए ना मिले, तो ये दैट्स इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फूड ग्रेन के साथ इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। ये क्या है, वेरियस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, कौन, एग्रीकल्चर। तो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में दो तरह का एक मेजर होता है, एक तो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अभी कि एग्रीकल्चर क्या है, एक एन ओल्ड एज इकोनॉमी एक्टिविटी। भारत के लिए क्या है, ये ओल्ड एज इकोनॉमी, मतलब सदियों से चलता आ रहा है। कल्टीवेशन मेथड चेंज होते रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी है उस टाइम का, क्या सोशल सोशल कल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है, जब फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से हम कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक, तो यही अब जो मेथड को यूज करते हैं, तो किस तरीके से वो चेंजेस आए, जैसे अभी बात की जाए कि शुरुआती दिनों में सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज किया था। नाउ अब हम कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग तक आ चुके हैं, है ना। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। इसमें आपका पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, जनरली ना ये उस जगहों पे होता है जहाँ पे लोगों के पास ना स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है ना। ठीक है भाई, लैंड है, और वहां पे वो क्या करते हैं, लाइक जो मैनुअल तरीके होते हैं, हाउस है, डोर्स एंड डिगिंग स्टिक्स, या फैमिली कम्युनिटी लेवल, जो फैमिली ही उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह की, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, कंप्लीटली वो मानसून पर डिपेंड है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड है, और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होकर जो क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है कि कुछ एरिया में होता है, ठीक है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होता है, ठीक, प्रिमिटिव टूल से यूज किया जाता है, एंड किस पे डिपेंड होता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड होता है, और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का। आगे हम बात करेंगे अभी इस पर। ठीक है, और कहीं, या जैसे मान लो कि ये चीज होती है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है कि मान लो इस लैंड पे अपने क्रॉप प्रोड्यूस किया है ना, कुछ दिनों के बाद इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लूज कर जाएगी। जब फर्टिलिटी लूज कर जाएगी, तो हम दूसरे लैंड को क्या करेंगे, वहां पे स्लैश करेंगे और बर्न करेंगे, मतलब उसको काटेंगे वहां पे, उसको साफ करेंगे और उसको बर्न करेंगे, और देन फिर उसको वहां पे क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे कुछ 1-2 सालों के लिए, फिर यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, क्योंकि तब तक ये क्या है, ये अपनी फर्टिलिटी गेन कर चुका होगा। तो इस तरह की चीजें होती है। ठीक, जैसे बताया अभी मैंने कि फार्मर क्या करेंगे, लैंड को क्लियर करेंगे to produce cereals and other crops, food crops to sustain their family। जब भी सॉइल डिक्रीज होगा, मैंने बात कर ली बेसिकली। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर्स होते हैं ना, इसमें आपको फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, या मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज किए जाते हैं ना। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, और इंडिया में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में चले जाओ, वहां पे झूमिंग कहा जाता है, लाइक असम में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में। यहाँ पे क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न को झूमिंग। मणिपुर
में पमलाव कहा जाता है ना। और इवन दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दीपा कहाँ कहा जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी क्या कहा जाता है, दीपा ही कहा जाता है। तो जूमिंग अगर हम बात करें कि मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुला में कोनुको कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मैसूल कहा जाता है, एंड इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, और वियतनाम में क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम है स्लैश एंड बॉन्ड के, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के डिफरेंट नेम्स है, जहाँ पे स्लैश एंड बॉन्ड तरीके से क्या है, लैंड का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से, जैसे अभी आप देखो यहाँ पे बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, पमादाबी या कुमान और ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको झूमिंग कहा जाता है। तो देखो एक एग्जांपल भी बताया कि रिंझा जो है अपनी फैमिली के साथ रहती है, दीपू आसाम के दीपू में वो देखती है, वो एंजॉय कर रही है क्या, कि उसके फैमिली मेंबर्स क्या क्लियर कर रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं लैंड को। फिर वो हेल्प करती है थोड़ा बहुत इरिगेशन में, जो कि बैम्बू कैनाल के थ्रू होता है, बैम्बू का यूज करके जो पानी का सप्लाई होता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न में ज्यादा होता है। तो वो उसमें हेल्प करती थी बेसिकली। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, बट उसको ये आइडिया नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सॉइल्स की क्या कुछ दिनों के बाद जो उसी सॉइल्स उसी जो लैंड का जो स्लैश एंड बर्न हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और फैमिली क्या है, सर्च पे जाएगी फ्रेश पैच ऑफ लैंड। तो ये होता है बेसिकली। अब जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो अभी जनरली इंडिया में यूज किया जा रहा है ना, इसमें क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, आप बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करोगे, ठीक है। आप एक तरीके से अब ये इसका देखो, इंटेंसिव इंटेंसिव मतलब समझ रहे हो ना। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी हाई पॉपुलेशन होती है ना जिस लैंड पर, तो वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, क्योंकि हाई डोज बायोकेमिकल इनपुट दिया जाएगा, इरिगेशन अच्छे से हो, क्योंकि हायर प्रोडक्शन। भाई देखो ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो, और लैंड क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो जब लैंड कम होते जाएंगे तो इस लैंड से प्रोडक्शन, इसी इतने ही लैंड में प्रोडक्शन भी तो हाई कराना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन हाई कराना पड़ेगा तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव यूज करना पड़ेगा, है ना। बायोकेमिकल्स केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके क्या होगी, वहां की जो ये नीड फुलफिल कर पाएगा, ये इतना ही लैंड वहां के लोगों के क्या कर पाएगा, नीड को फुलफिल कर पाएगा, है ना। तो ये रीजन हो जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा राइट ऑफ इनहेरिटेंस का केस आ जाता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर मान लो कि एक फैमिली है, एक मम्मी पापा हैं, उनके चार बच्चे हैं, तो चार बच्चे हैं। अब माँ पापा के पास कितने थे, दो 2 एकड़ की, ये 4 एकड़ मान लो, 4 एकड़ था। अब चारों के पास क्या आएगा, चार बच्चे हैं उनके, चारों के पास एक एक एकड़ आएगा। यानी फादर के पास 4 एकड़ था, वो 4 एकड़ किस में डिवाइड हो गया, एक एक एकड़ में डिवाइड हो गया। मान लो इनके दो बच्चे हुए, तो हाफ हाफ में हो गया, ये भी हाफ हाफ में हो गया। तो ये लैंड क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते, लेकिन डिमांड तो फुलफिल करनी है ना। तो वो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का केस हो जाता है, जहां पर आपका समझ में आया ना, बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग करी जाती है, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए स्मॉल लैंड के ऊपर, है ना। तो ये हो जाता है। इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर आ जाता है। कमर्शियल फार्मिंग की तो इसमें सिंपल सा केस ये हो जाता है कि जो भी आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे ना, हार्वेस्ट करोगे, कोई भी क्रॉप्स हो उसको आप या ग्रो करोगे, उसका केस क्या होता है कि वो आपके घरों में यूज नहीं होता है मैक्सिमम जनरली। उसके यूज अगर होगा भी तो लिमिटेड यूज होगा, लेकिन वो ज्यादातर क्या होता है सेल कर दिया मार्केट में, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड होती है ना। और इससे क्या होता है, एक तरीके से आपको इनकम आती है, फार्मर्स को क्या आती है, इनकम आती है। अब हो सकता है कि जो कोई क्रॉप्स यहाँ इनको इनकम दे रहा हो, और सब बाकी अदर के लिए क्या हो, सब्सिस्टेंस क्रॉप हो, क्या हो, सब्सिस्टेंस क्रॉप। जैसे सिंपल से एग्जांपल, राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, किसके लिए, हरियाणा और पंजाब के लिए। बट उड़ीसा के लिए अगर हम वही बात करें तो सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाता है। कमर्शियल फार्मिंग के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो इसमें भी आपका क्या है, मॉडर्न इनपुट्स यूज करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी। अब आपसे कोई बोले क्या इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में अंतर है,
तो हाँ अंतर है, लेकिन टेक्नोलॉजी वही सारी ये भी यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये कमर्शियल के लिए कर रहे हैं और ये अपना एक तरीके से इसमें क्या है कि स्मॉल लैंड का केस आता है। इसमें क्या है, कमर्शियल फार्मिंग जब की जाती है तो बड़े बड़े लैंड पे कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, छोटे लैंड पे कमर्शियल फार्मिंग जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि फिर उतना मार्जिन नहीं आएगा ना, उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये रीजन आ जाता है। तो समझ में आया कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं। वहां पे भी आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स यूज किया जाएगा हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो प्लांटेशन भी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग ही है, जिसके अंदर क्या सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। और इंटेंसिव में हमने क्या बात करी थी, इंटेंसिव में स्मॉल पिच ऑफ लैंड ही होता है, ठीक है। तो ये एक केस हो जाता है। प्लांटेशन में क्या है कि आप इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। ये क्या है, इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। दैट मीन्स आप कोई क्रॉप बोओगे, ठीक है, क्रॉप ग्रो करोगे, तो उसको फिर क्या इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री और उसके बीच में क्या इंटरफेस का काम करता है। प्लांटेशन जैसे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट यूज किया जाता है, माइग्रेंट लेबर्स का यूज किया जाता है ना। ये सारी चीजें क्या है, जैसे आप इंडिया में अगर बात करें, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है ना। जैसे असम में और नॉर्थ बंगाल, असम में अगर बात करें तो टी का केस आता है, नॉर्थ बंगाल में कॉफी का केस आता है नहीं, टी कहाँ पे, असम और नॉर्थ बंगाल में, कॉफी कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनकम बढ़ाने में, किसका, फार्मर्स का। प्रोडक्शन मेनली फॉर किसके लिए होता है, मार्केट के लिए होता है। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कनेक्टिंग जो प्लांटेशन एरिया को कनेक्ट करता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, और मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। मान लो अगर वहाँ पे मार्केट नहीं हो, ठीक है, आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो, तो फिर वहाँ पे आप कमर्शियल प्लांटेशन करके भी कोई फायदा नहीं है। जैसे देखो, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किसकी प्लांटेशन की जाती है, बनाना की जाती है। देखो यहाँ पे बैम्बू का प्लांटेशन हो रहा है। तो अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, ठीक है, कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में क्या है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में देखो फिजिकल डाइवर्सिटी में प्लुरैलिटी है ना, बिल्कुल है भाई। इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी जितना, तो इंडिया में ही मैं आपको माउंटेन मिल जाएगा, प्लेटो मिल जाएगा, रिवर्स मिल जाएंगे, पेनिनसुला मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं, प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, बहुत वैली मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंडिया के अंदर मिल जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि पोलैरिटी और कल्चर्स की भी पोलैरिटी है, दैट मीन्स डाइवर्सिटी है, कल्चर में भी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स इंडिया में पाए जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और क्रॉपिंग पैटर्न्स को शो करेगा, रिफ्लेक्ट होगा इन दोनों चीजों में। इन दोनों चीजों में फिजिकल डाइवर्सिटी और प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर्स एक्सप्रेस हो ही जाता है, रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। जैसे फूड एंड फाइबर क्रॉप्स की बात करें, वेजिटेबल्स की एंड फ्रूट्स की, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो इंडिया में तीन जनरली आपके क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। अगर इंडिया में बात की जाए क्रॉपिंग पैटर्न की, तीन तरह का होता है, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी आप सिंपल से होता है, रबी आप समझो कि रबी का टाइम है ना, जो कि आपका विंटर में सोन किया जाता है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्ट किया जाएगा अप्रैल और जून में। अगर गांव के बच्चे हों तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अप्रैल और जून में आप क्या, किस चीज का, कौन सा क्रॉप आप वो करते हो, हार्वेस्ट करते हो। तो आप वीट हार्वेस्ट करते हो ना। तो वीट किस में आ जाता है, रबी क्रॉप में आ जाता है, किस में आ जाता है, रबी क्रॉप में आ जाता है ना। वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। अगर रबी क्रॉप आपको याद रखना है तो वीट से याद रखो, थोड़ा आसान रहता है याद करने में ठीक है। अगर हम बात करें, दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, जैसे आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के लिए, ठीक। एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इस मंथ, अच्छा सोचो आपने ये चीज तो नोटिस किया होगा ना कि उस टाइम पे बारिश होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है ना। और यही रीजन था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया किसमें, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और पार्ट ऑफ राजस्थान में, जो कि आपका रबी क्रॉप का सबसे बड़ा रीजन है ये, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है ये आपका। सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न जो प्ले पार्ट है इंडिया के, वो सबसे ज्यादा क्या है, रबी क्रॉप के लिए वो होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक।
तो समझ में आया रवि क्रॉप का केस क्या है? विंटर टू अक्टूबर, विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, हार्वेस्ट कब होगा? अप्रैल से जून के बीच में होगा, है ना। और जगह कौन सी इंपॉर्टेंट है? नॉर्थ है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक। एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होता है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे आपको पता ही है कि ठंडी के दिन हो तो टेम्परेचर कितना कम चाहिए होता है ना। तो यानी वीट को टेम्परेचर तो कम चाहिए एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आने के टाइम पर वो किया जाता है, सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप से आप राइस को डिफाइन कर लो, है ना। मतलब राइस अगर ये दिमाग में आ जाए तो खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। इस टाइम पे आपका पैडी में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात की जाए इंपॉर्टेंट राइस प्रोडक्शन एरिया की, असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इवन पैडी जो है पंजाब और हरियाणा में भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे ये लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं ना, राइस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? कमर्शियल फार्मिंग की वजह से। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि वो नुकसान बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे जा चुका है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आप मान लो कि पानी के, एक तो वहाँ पे पानी कम एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया से, ठीक है, जहाँ आप बंगाल बंगाल की साइड से बात कर लो। तो अगर वहां पे पानी कम है और फिर आप उसका, और खरीफ क्या है, राइस को क्या चाहिए? राइस को वाटर जो एक्सेस में चाहिए होता है, ठीक है। तो आप वाटर सबसे ज्यादा यूज करोगे, वाटर जब यूज करोगे तो फिर आपको क्या होगा, वहां पे वाटर लेवल नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए, लेकिन फिर भी वहां पे पैडी क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप हो चुका है पंजाब और हरियाणा में। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये तीन, मतलब 3 बार क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है, ईयर में। जिसका नाम क्या है? अस, अमन एंड बोरो। क्या नाम है? ये थोड़ा ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल और असम में 3 बार, और इवन उड़ीसा में 3 बार पैडी का क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, लाइक अस, अमान एंड बोनो। अब ये देखो किस पे डिपेंड है? फिजिकल फैक्टर पे। किस पे डिपेंड है? फिजिकल फैक्टर पे। किस पे डिपेंड है? फिजिकल फैक्टर पे। अगर फिजिकल फैक्टर वैसा ना होता तो क्या 3 बार क्रॉप ग्रो करा पाते पैडी? नहीं। तो ये रीजन आ जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि अब मॉनसून के ऑन पे होता है और ये आपका अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो अक्टूबर से लेकर अप्रैल जून तक, है ना। तो जो अप्रैल, जैसे मान लो अप्रैल मई तक देख लो तो ठीक है। और जून जुलाई में आपका मतलब बारिश होती है, जुलाई अगस्त की बात करें तो जो 2 महीने बीच में मिलते हैं ना, जैसे मई हो गया और जून हो गया, ये 2 महीने होते हैं। या जुलाई हो गई, इसको जुलाई को भी ले लो, तो ये 3 महीने होते हैं। इस ये ना बीच के होते हैं, जहां पर आप ना खरीफ क्रॉप्स का, अरे सॉरी, जैद क्रॉप को क्या करा सकते हो, ग्रो करा सकते हो। क्या है? जैद क्रॉप को ग्रो करा सकते हो। और जैद में क्या होता है ना कि जैद में लाइक वाटरमेलन हो गया, मस्क मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, जो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद ना ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अच्छा खासा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? जैद क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैद क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। ठीक, अभी तक हमने बात करी क्रॉपिंग पैटर्न की, अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की। तो देखो इंडिया में दोनों तरह के फूड क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं, फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स, है ना। दोनों तरफ के क्रॉप्स यानी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं। वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करता है, वेरिएशन इन सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कल्टीवेशन प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट, ये सारे किस्में आपको ग्रो कराए जाते हैं इंडिया में। थोड़ा सा बात करेंगे एक दो इंडिविजुअल्स क्रॉप्स के बारे में। जैसे राइस की बात करें तो राइस की हमने बात करी कि क्या है, खरीफ क्रॉप में आता है। किसमें आता है? खरीफ क्रॉप। और ये कब होता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून का केस से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जाता है ना। सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है। ये समझो कि ये टाइम क्या होता है, इस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। और वाटर की नीड होगी कि नहीं होगी? वो राइस को क्या वाटर की नीड होगी। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि 8 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इससे अबव होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और आपको एक और चीज बता दूं कि देखो जब ना कोल्ड एरिया हो, कोल्ड एरिया, और जब वहां पे आपका ड्राई एरिया हो, है ना, मतलब हॉट एयर, हॉट ड्राई एरिया नहीं कहूंगा, कोल्ड एरिया और हॉट एरिया हो, तो इसमें ना सबसे ज्यादा जो ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की क्षमता होती है किसकी होती है? हॉट एयर की होती है। किसकी होती है? हॉट एयर की होती है। ये ध्यान रखना कि कोल्ड एयर क्या होता है, कोल्ड एयर ह्यूमिडिटी को कैप्चर वो नहीं कर पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए खरीफ क्रॉप आप देख रहे हो गर्मी के दिनों में हो रहा है,
हाई टेम्परेचर है और हाई ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल भी कितना है 100 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए, है ना। और जहाँ पे भी अगर रेनफॉल कम होता है फिर वहाँ पे किससे इरिगेशन करके क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, चाइना के बाद, किसके बाद, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। देख रहे हो आप राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, देखो मेजर एरिया, मेरा ये मेजर एरिया देख रहे हो आप, और यहाँ पे आप देख रहे हो हर माइनर एरिया, ये थोड़े से पंजाब और हरियाणा का केस, इवन उत्तर प्रदेश का भी केस आ जाता है, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का। देखो राइस क्या है, नॉर्थ और नॉर्थन ईस्टर्न में ग्रो कराया जाता है जनरली, जनरली, ठीक है। और कनाल इरिगेशंस भी डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल्स डेवलप हो चुके हैं उस एरिया में जहाँ पे लेस रेनफॉल होते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का केस हो गया, पार्ट ऑफ राजस्थान का केस हो गया, तो ये केस आता है। वीट आपका केस मैंने बताया रवि क्रॉप, और ये कब होता है, ठंडी के दिनों में होता है। ठंडी के दिनों का मतलब टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, और ठंडी के दिनों में पानी भी क्या आता है, कम चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, इसको कितना पानी चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर का पानी चाहिए होता है, ठीक है। और कूल ग्रोइंग सीजन होता है, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, मतलब पकने के टाइम पे इसको थोड़ा धूप टाइट चाहिए होता है। तो आप ये देखो, अप्रैल, मार्च अप्रैल के टाइम पे क्या होता है, राइप करता है, पकता है वीट, तो उस टाइम पर अच्छी खासी लाइट रहती है, मतलब सनशाइन रहती है। अब जो दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है वो गंगा सतलज प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, एंड ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का, है ना। और मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, राजस्थान। ये देखो ये आपका बीट का कल्टीवेशन है। जैसे अभी की बात करें तो अभी क्या है, एग्जाम का टाइम चल रहा है ना आपका, तो एग्जाम के टाइम पे कौन सा क्रॉप होता है, रवि क्रॉप, रवि क्रॉप में मेजरली व्हीट क्रॉप, हाँ। तो ये केस आता है। मिलेट की बात करेंगे बाजरा की, देखो ज्वार बाजरा एंड रागी ये सभी क्या है, मिलेट है, जो इंडिया में ग्रो कराए जाते हैं। इनको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर्स ग्रेन। ये हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं इनकी। रागी के पास क्या आयरन वेरी रिच होता है, आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रफिल। देखो ये मिलेट और बाजरा है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और ओल्ड टाइम पे इनका सबसे ज्यादा यूज होता था, बट अब व्हीट एंड राइस ने उसकी जगह ले लिया। ज्वार क्या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये कैसा है, रेन फेड क्रॉप चाहिए इसको, मतलब बारिश तो चाहिए भाई, मॉइस्ट एरिया में इसको ग्रो ग्रो करता है, और जनरली इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि अगर मॉइस्ट एरिया में है, जब फिर वहां पे अगर बारिश हो रही है तो भी काफी है, उतना उसको इरिगेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से आपके, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा जो है सैंडी सॉइल है, शेलो ब्लैक सॉइल पे ग्रो करा जाता है। तो आपका मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी क्या है, क्रॉप है, ड्राई रीजन का है, एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल्स। यानी बाजरा जनरली आपका रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल में क्या करता है, ग्रो कर जाता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके होते हैं मेज। देखो मेज सबसे ना इम्पोर्टेंट है, देखो गोल्ड की तरह चमक रहा है ना। तो एक्चुअली ये क्रॉप जो था फूड एंड फॉडर दोनों के लिए यूज किया था, दैट मीन्स हम लोग भी यूज कर, हमारे लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है, जो गाय भैंस होती है ना उनके लिए। ये एक्चुअली खरीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल पे भी अच्छा ग्रो कर जाता है। लाइक बिहार में आपका रवि क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है, बिहार में क्या है, रवि क्रॉप के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब एक चीज समझो थोड़ा सा, कि जो मेज है ना, जनरली दोनों क्रॉप के रूप में आ जाता है, रवि क्रॉप में भी और खरीफ क्रॉप में भी, ठीक है। जैसे अभी आप बात की जाए कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार की बात की जाए जनरली, तो यहाँ पे दोनों टाइम पे ग्रो करा दिया था, खरीफ में भी एंड रवि में भी। बट एक्चुअली ये मेज क्या है, खरीफ क्रॉप ही है, क्या है, खरीफ क्रॉप ही है। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें आपका HIV सीड्स नहीं, हाइब्रिड सीड्स यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर HYV होता है, HIV नहीं होता है, HYV सीड्स होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर इरिगेशन यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ मेज में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये देखो आपका ये मेजर एरिया वीट का ये मेजर एरिया है, और माइनर एरिया आप देख रहे हो ये कहाँ चला जा रहा है, माइनर एरिया आपका ये है। तो इस तरीके से पल्सेस, एक्चुअली पल्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन व्हीट एंड राइस का होता है ना, उससे उतना प्रोडक्शन पल्सेस का नहीं होता, बट यस
पल्सेस हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडिया क्या है, जितना भी है उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एज वेल एज कंज्यूमर भी है वर्ल्ड का, है ना। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। मेजर पल्सेस दैट ग्रोन इन इंडिया, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड क्राम। अब ये जितने भी क्रॉप्स है ना, जनरली इनको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है ना। इवन ये ड्राई कंडीशन में भी क्या है, सरवाइव कर जाते हैं। और लेगुमिनस क्रॉप होने की वजह से ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एयर में, एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़ के। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बातें हैं, भूल मत जाना, एमसीक्यू में आ सकता है ये जनरली रोटेशन के रूप में अदर क्रॉप्स के साथ ग्रो कराए जाते हैं। आपका अगर आप बात कीजिए मेजर पल्सेस की, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अब बात की जाए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, ग्रेन के अलावा भी कुछ फूड क्रॉप्स होते हैं, लाइक शुगर केन होता है। शुगर केन आप देखो ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस, 27, और यही कितना भी चाहिए था, वीट को भी चाहिए था। रेनफॉल कितना चाहिए, 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और ये आपको किसके चाहिए होता है, रवि क्रॉप यानी वीट को चाहिए होता है। याद रखो थोड़ा सा, मैं थोड़ा पॉइंट याद कराता रहूंगा। इरिगेशन से इसको लो रेनफॉल में रिक्वायरमेंट होती है ना। और ये किस पे, वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे भी इसको ग्रो कराया जा सकता है। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद, सेकंड लार्जेस्ट। और आपको पता है ना, राइस में हम चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, ध्यान रखने वाली। मेन सोर्स है किसका, शुगर का, गुड़ का, जैगरी का, खंडसरी का, मोलेसिस का। मेजर जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब ऑयल सीड्स की बात करते हैं। अगर 2018 की बात करें तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट में, चाइना के बाद। और चाइना के बाद हम राइस में भी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करते हैं ना। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना। तो 18 की बात हो रही है। डिफरेंट ऑयल सॉइल की अगर बात करें तो 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री क्या है आपका, ग्रो होता है। 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो है ऑयल सीड उसमें ग्रो होता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कौन से, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीमम है, सिसमम है। जैसे आपका सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड एंड सनफ्लावर। कुछ मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल होते हैं, जो कि आपका फूड में यूज किया जाता है, कुकिंग मीडियम्स के लिए यूज किया जाता है ना। और रॉ मटेरियल्स के रूप में भी यूज किया जाता है, किसमें, प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स में। ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप है। ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप है। और अकाउंट फॉर मेजर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड। और देखो 12% तो है, उसमें भी हाफ ऑफ क्या आपका ग्राउंडनट ही बोया जाता है। गुजरात के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु। ये 2019-20 में आया था, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है 2019-20 में आई थी। लिनसीड एंड मस्टर्ड और रबी क्रॉप्स, ये क्या है आपको, देखो ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप है। लिनसीड एंड मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप है। सिसमम क्या है, खरीफ क्रॉप है नॉर्थ के लिए, और रबी क्रॉप है किसमें, साउथ इंडिया के लिए। थोड़ा सा ये याद रखना है। कैस्टर सीड आपका रबी एंड खरीफ क्रॉप दोनों है, तो बस दिमाग में डाल दो, कुछ भी नहीं करना है। टी की बात करिए तो टी क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करी हमने, कि ये जनरली ब्रिटिश के द्वारा एक्चुअली लाया गया था, बट नाउ अभी ये हमारे यहाँ टी प्लांटेशन इंडियंस के द्वारा ही किया जाता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में आता है। फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे बारिश तो होती रहनी चाहिए भाई, हल्के फुल्के। टी क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसको अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए। टी जो प्रोसेस किया था वो टी गार्डन के अंदर ही किया था, और रिस्टोर के फ्रेशनेस को रिस्टोर करने के लिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, असम है, हिल ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। ये भी क्या है आपके ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ चुके हैं। इंडिया जो है 2018 के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, चाइना के बाद। देख रहे हो टी कल्टीवेशन हो रहा है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। क्या है, लेबर इंटेंसिव। कॉफी अगर बात करें तो इंडियन कॉफी जो वर्ल्ड पर गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इंपोर्टेड इन द कंट्री। जो जो वेराइटी है ना ग्रेट डिमांड में होती है, ठीक है। इसका कल्टीवेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस है, बाबा बुदन हिल्स में। और ये आज नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में भी क्या है, ग्रो कराया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, चलिए 2018 के सबसे बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, आफ्टर चाइना। और इंडिया जो प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। राइट, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों तरह की ग्रो करता है। आपके मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बंगाल।
ऑरेंज कहाँ का, नागपुर का, चेरापूंजी का। बनाना कहाँ, केरला का, मिजोरम का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु। लीची एंड गोवा का, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइन एप्पल, मेघालय। ग्रेप्स, आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स। पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये जनरली क्या है, वर्ल्ड में डिमांड, ग्रेट डिमांड में रहते हैं हमेशा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है ना इनकी बेसिकली। चलो, इंडिया क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर, पी का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, ब्रिंजल का, पोटैटो का। नॉन फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो देखो रबड़ इसमें आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब इक्वेटर के पास का एरिया का जो होता है, तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप होता है जनरली। बट स्पेशल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो कराया जाता है। इसको क्या चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए। रबड़ जो होता है रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। कहाँ जनरली ग्रो कराया है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, गौरी हिल्स ऑफ मेघालय। अब आप देख रहे हो नीचे की तरफ ही आपका होगा, मेघालय थोड़ा इधर चला जाता है, बट हाँ बाकी के यहाँ पे आपको वैसा चाहिए ही चाहिए टेम्परेचर। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये जनरली मेजर 4 फाइबर क्रॉप्स है, लेकिन इसमें एक नेचुरल सिल्क है। ये आपका सिल्क वॉर्म से होता है, ना कि प्लांट से होता है, ठीक है। कॉटन की अगर बात करें तो ओरिजिनल होम है कॉटन प्लॉट का इंडिया। कॉटन में मेन रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है कॉटन का। 2017 में बात करें तो इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना। कॉटन जो है ग्रो किया है वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन प्लेटू। और अच्छा सिंपल सी बात है, इसको टेम्परेचर कैसे चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, है ना। 210 डेज जो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब उतने वहां पे उसमें आपका फॉग वोग स्मॉग नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर डेज होने चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए, है ना। ये खरीफ क्रॉप है, जनरली कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है। कितना चाहिए इसको, 6 to 8 मंथ चाहिए होता है मैच्योर होने के लिए। और मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जूट की बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। वेल्ड एंड फर्टाइल सॉइल में भी इसको ग्रो कराया जाता है। और क्योंकि सॉइल्स वहां पे रेन्यू होते रहते हैं हर साल, क्योंकि फ्लड्स आते रहते हैं ना। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होते हैं टाइम ऑफ ग्रोथ के टाइम पे। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये सारे क्या है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और इसका यूज किस गनी बैग्स के रूप में यूज किया था, मैट के रूप में यूज किया जाता है, रोप्स के रूप में यूज किया था, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट के रूप में यूज किया जाता है। टेक्निक, लॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो सीधी सी बात है, जब हमने बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, या इवन ये टी प्लांटेशन वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो यार विदाउट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी क्या। इसमें चेंजेस आने चाहिए और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। क्या पूरी इंडिया मानसून पर ही डिपेंड हो सकते हैं, नहीं। क्या नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड होकर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नहीं। हमें भाई एग्रीकल्चर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मानसून से हट के हमें इरिगेशन फैसिलिटी कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, आपका, ठीक है, जिससे कि क्या प्रोडक्शन अच्छा खासा हो पाए। अगर हम बात करें ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, ये बहुत सीरियस चैलेंज है। तो एग्रीकल्चर जो जनरली क्या है 60% ऑफ पॉपुलेशन को क्या है लाइवलीहुड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। और पहला रीजन था कि लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, क्या लाया गया, इसी वजह से जो रिफॉर्म्स लाया गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उसमें आपका क्या था, लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया, जिसमें कि जो था, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसने फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया था, उसको क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करा दिया, है ना। भाई सभी एक साथ करो जिससे कि प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। भाई सीधी सी बात है कि लैंड रिफॉर्म्स तो लॉ लाया गया, बट उतना वो इम्प्रेसिव नहीं हुआ। जैसे अभी आपको बात है, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन आया था, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो कुछ एरिया में ही ये रह गया। ये आपका इसमें अगर आप पढ़ोगे आपको तो इसमें पता चलेगा कुछ एरिया में ही रह गया, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया में ये फ्लो नहीं कर पाया, है ना, ग्रो नहीं कर पाया इंडिया, पूरा इंडिया इसका फायदा नहीं उठा पाया बेसिकली। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल, तो इसके लिए भी 1980 में कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे आपका क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया, है ना, इसके खिलाफ, ड्राफ्ट के खिलाफ, सूखा पड़ जाता है तो भाई क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, इस्टेब्लिशमेंट ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, बैंक प्रोवाइड करा कि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा किसको, फार्मर्स को लोअर रेट पर, है ना। तो ये कुछ एक चीजें करी गई जिससे कि क्या हो, फार्मर्स अपना प्रोडक्शन ग्रो करा पाए। तो जैसे आप देखो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज है। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि फार्मर्स को फायदा मिल सके। इवन स्पेशल वेदर बुलेटिन लेके आए,
जिससे कि लोगों को पता चलता जाए कि हाँ भाई ये वेदर में क्या है, इसमें क्या क्रॉप्स बो सकते हैं, ठीक है, सोन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोग्राम बनाया गया फार्मर्स के लिए, रेडियो टेलीविजन पे लेके आया गया है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी लगाए, जिससे कि क्या हो, लोग इजिली अपना भाई उसको वेस्ट ना करे बेसिकली, है ना। तो और चेक कर मतलब एक तरीके से नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, जिससे कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स ना हो, किसके द्वारा, स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन के थ्रू, है ना। ये लोग क्या करते थे कि भाई जब शुरुआती दिनों में राइस कम दाम में खरीद लेंगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट क्रॉप से उसको कम दाम में खरीद के और फिर टाइम आने पे महंगे दाम पे बेच देंगे, तो खुद तो फायदा उठाते थे, किसान को कोई फायदा होता नहीं था, ठीक है। तो ये भूदान ग्रामदान जो महात्मा गांधी ने शुरू किए, उनके जो विनोदा भावे है उन्होंने शुरू किया, है ना, ग्राम स्वराज के थ्रू, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपना क्या किया, मतलब अपने लैंड का दान किया एक तरीके से। और इस तरह के जो रिवॉल्यूशन हुए थे उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी पॉइंट मैंने कंसेप्ट है क्लियरली समझाया है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंड अच्छे से प्रिपेयर करो पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट।